हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पर्पसफुल डिसीजन मेकर बाय पाड्रिग ओ सेदिग बुक के बारे में। विनीत का दिमाग परेशान था। उसकी जिंदगी में हर तरफ केओस चल रहा था। काम का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने ड्रीम्स को अचीव करने की बेचैनी, सब कुछ जैसे एक उलझी हुई रस्सी बन चुका था। वो अक्सर सोचता, मैं इतना सब कुछ मैनेज कैसे करूं? लेकिन जवाब कहीं मिलता ही नहीं था। एक दिन उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड पलक ने उसे एक किताब रिकमेंड की, द पर्पसफुल डिसीजन मेकर, अ गाइड टू मेकिंग ग्रेट डिसीजंस इन लाइफ एंड बिजनेस बाय पाड्रिग ओ सेदिग। पलक ने कहा, यह बुक पढ़ और देख, शायद तुझे क्लैरिटी मिले। तू डिसीजंस लेने में इतना कंफ्यूज क्यों रहता है, इसका भी रीजन समझ आ जाएगा। विनीत ने झिझकते हुए किताब उठा ली। उसने सोचा, चलो ट्राई करने में क्या बुराई है। उस रात जब घर में सब सो रहे थे तो वो बैल्कनी में बैठकर किताब पढ़ने लगा। पहले चैप्टर का टाइटल था डिफाइन योर सेफ हार्बर फर्स्ट। विनीत को यह कुछ कंफ्यूजिंग लगा। उसने सोचा, सेफ हार्बर, ये क्या है? मतलब मुझे शिप बनना है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, चीजें क्लियर होने लगीं। चैप्टर में लिखा था कि हर डिसीजन लेने से पहले तुम्हें अपनी जिंदगी का सेफ हार्बर डिफाइन करना होगा। इसका मतलब है वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी का फाउंडेशन है, जिन्हें प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। 4 की पॉइंट्स पर फोकस करो। 1, पीपल, वो रिलेशनशिप्स जो तुम्हें एनर्जी और सिक्योरिटी देती हैं। 2, स्थान, एक ऐसा शारीरिक या मानसिक स्थान जहां तुम विचार कर सको। 3, सिद्धांत, तुम्हारे नैतिक मूल्य जो कभी समझौता नहीं होने चाहिए। 4, उद्देश्य, तुम्हारा लंबी अवधि की दृष्टि, वो प्रभाव जो तुम बनाना चाहते हो। विनीत ने पॉज लिया। उसने किताब बंद की और सोचा, मेरे जीवन में मेरा सुरक्षित हब क्या है? उसने सबसे पहले पीपल के बारे में सोचा। उसके लाइफ में रिलेशनशिप्स तो बहुत थे, लेकिन एनर्जी देने वाले कितने थे? उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए सपोर्ट सिस्टम थे। उनकी बातें और उनका ट्रस्ट उसे स्ट्रेंथ देते थे। लेकिन दोस्तों की बात आई तो उसका दिमाग उलझ गया। कई बार उसके दोस्त उसे डिमोटिवेट कर देते थे इनडायरेक्टली। पलक ने उसे इंस्पायर किया था, लेकिन बाकियों का क्या? उसने खुद से कहा, शायद मुझे रिलेशनशिप्स पर कुछ और ध्यान देना चाहिए। जिनसे मुझे एनर्जी नहीं मिलती, उनके साथ टाइम कम स्पेंड करूंगा। फिर उसने प्लेस पर ध्यान दिया। विनीत रियलाइज्ड किया कि उसका फेवरेट स्पॉट बैल्कनी था। जब भी वो परेशान होता, बैल्कनी में बैठकर खुले आसमान को देखना उसे काल्म कर देता था। लेकिन उसने ये भी नोट किया कि उसके पास एक मेंटल स्पेस की कमी थी। वो कभी प्रॉपरली सोचने का टाइम नहीं लेता था, हमेशा भाग दौड़ में रहता था। उसने सोचा, मुझे अपने लिए कुछ में टाइम निकालना होगा, शायद दिन में 10 से 15 मिनट बस सोचने और रिलैक्स करने के लिए। अब बारी थी नीतियां की। विनीत कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने अपने नैतिक मूल्यों के बारे में कभी सोचा नहीं था। वो हमेशा स्थितियों के हिसाब से निर्णय लेता था, लेकिन मूल नीतियां क्या थे? उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी किसी को चीट कर सकता हूं? नंबर, क्या मैं हमेशा ईमानदारी को मूल्य देता हूं? यस। उसने महसूस किया कि उसकी ऑनेस्टी और फेयरनेस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स थी। उसे इन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अंत में उसने पर्पस के बारे में सोचा। यह सबसे ट्रिकी पार्ट था। उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या था? वो सिर्फ पैसे कमाने और बिल्स भरने के लिए काम कर रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूं? जवाब इमीडिएट नहीं मिला, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसे इस पर डीप सोचने की जरूरत है। किताब में आगे लिखा था कि जब तुम्हारा सेफ हार्बर डिफाइन हो जाता है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। तुम्हारे पास एक क्लियर लेंस होता है जिससे तुम हर डिसीजन को देख सकते हो। ये डिसीजन मेरे सेफ हार्बर को प्रोटेक्ट करता है या नहीं? विनीत को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। उसके पास कोई फाउंडेशन ही नहीं था। वो बिना कंपस के शिप की तरह बस इधर उधर भाग रहा था। उसने किताब का पहला चैप्टर पूरा किया और खुद से वादा किया कि अगले कुछ दिनों में वो अपने सेफ हार्बर को प्रॉपरली डिफाइन करेगा। उसने एक नोटबुक निकाली और 4 हेडिंग्स बनाई, पीपल, प्लेस, प्रिंसिपल्स, पर्पस। अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो उसका माइंड कुछ क्लियर था। उसने तय किया कि लंच ब्रेक में
वो नियर बाय पार्क में जाएगा जहां उसे पीस मिल सके। उसने अपनी नोटबुक साथ रखी और वहां जाकर लिखा पीपल, मॉम, डैड और पलक, प्लेस, बैल्कनी और पार्क, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, पर्पस। इस पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया और लिखा टू बी कंटिन्यूड। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकता है। उसे बस सही तरीके से डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस करनी होगी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने पलक को कॉल किया। उसने एक्साइटेड होकर बताया कि उसने पहला चैप्टर पूरा कर लिया है और उसने अपनी जिंदगी का सेफ हार्बर डिफाइन करना शुरू कर दिया है। पलक ने हंसते हुए कहा, बस इसी तरह चलते रहो, ये किताब तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। विनीत को अब क्यूरियोसिटी थी कि अगले चैप्टर में क्या होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि जब तक वो अपने सेफ हार्बर को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। उसने अपनी नोटबुक को बेड साइड टेबल पर रखा और सोचा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी मैं इसे बना देता हूं, बस सही प्रायोरिटीज और सही माइंडसेट चाहिए। उस रात पहली बार वो स्ट्रेस फ्री सोया। उसने सपने में खुद को एक काम, कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखा जो हर डिसीजन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लेता है। अगले कुछ दिनों तक विनीत ने अपनी जिंदगी के सेफ हार्बर को और मजबूत करने पर काम किया। उसने अपनी नोटबुक में चारों पिलर्स को डिटेल में लिखा और हर रोज कुछ कुछ सुधार करता गया। अब उसे निर्णय लेने में कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इश्यू हुआ। कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट था और मैनेजमेंट ने विनीत से कहा कि वो इस प्रॉब्लम को हैंडल करे। विनीत कुछ नर्वस था क्योंकि ये पहली बार था जब उसे इतना बड़ा डिसीजन लेना था। लंच ब्रेक में उसने सोचा कि शायद इस सिचुएशन को समझने के लिए उसे अपनी किताब की तरफ वापस जाना चाहिए। उसने द पर्पसफुल डिसीजन मेकर को बैग से निकाला और अगले चैप्टर पर चला गया। चैप्टर का टाइटल था बैलेंस, इंस्टिंक्ट एंड एनालिसिस। विनीत ने सोचा, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद मुझे अभी यही चाहिए। उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि डिसीजन मेकिंग में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इंस्टिंक्ट और एनालिसिस। इंस्टिंक्ट का यूज़ तब करना चाहिए जब डिसीजंस रिलेशनशिप्स या एथिक्स से जुड़े हों। एनालिसिस तब ज़रूरी होता है जब फाइनेंशियल या ऑपरेशनल जैसे कॉम्प्लेक्स मैटर्स हों। असल स्किल ये डिसाइड करने में है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा अप्रोच सही है। विनीत ने सोचा, ये तो मेरी करंट सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे इंस्टिंक्ट पर रिलाई करना है या एनालिसिस पर। किताब में एग्जाम्पल दिया गया था, इमेजिन यू आर हायरिंग सोमोन फॉर ए टीम। अगर तुम्हें लगता है कि कैंडिडेट का पर्सनैलिटी तुम्हारी टीम के लिए सही नहीं है तो इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो, लेकिन अगर तुम्हें कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो सिर्फ डेटा पर रिलाई करो। विनीत ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, पहले मैं प्रॉब्लम को समझता हूं। उसने अपनी नोटबुक निकाली और प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पार्ट 1 टीम मेंबर्स के बीच ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स का इशू था। पार्ट 2 डेडलाइंस और प्रोडक्टिविटी का ऑपरेशनल इशू था। उसने सबसे पहले इंस्टिंक्ट पर फोकस किया। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे लगता है कि दोनों टीम्स जेन्युइनली एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही हैं? उसका गट फीलिंग कह रहा था, नहीं, दोनों बस अपनी बात मनवाने में लगे हैं। उसने डिसाइड किया कि वो पहले एक ऑनेस्ट और ओपन कॉन्वर्सेशन करेगा। फिर उसने एनालिसिस का यूज़ किया। उसने दोनों टीम्स की प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स और डेडलाइंस का डेटा देखा। उसे समझ आया कि पिछले कुछ हफ्तों में दोनों टीम्स के बीच कम्युनिकेशन गैप के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। उसने इस डेटा को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाया। शाम को उसने दोनों टीम्स के साथ एक मीटिंग रखी। सबसे पहले उसने इंस्टिंक्ट का यूज करते हुए एक एम्पैथेटिक टोन में बात शुरू की। देखो, मुझे पता है कि हम सब पर बहुत प्रेशर है, लेकिन अगर हम एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद उसने डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाई। उसने दोनों टीम्स को प्रोडक्टिविटी के आंकड़े दिखाए और कहा, ये नंबर्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि कम्युनिकेशन में कमी से हम पीछे रह रहे हैं। अगर हम कोलैबोरेशन पर काम करें तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। मीटिंग के बाद विनीत ने महसूस किया
कि उसने इंस्टिंक्ट और एनालिसिस का बैलेंस सही तरीके से किया। दोनों टीम्स ने उसकी बात को पॉजिटिवली लिया और एक साथ काम करने का डिसीजन लिया। उस रात घर लौटते समय विनीत को एक और रियलाइजेशन हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं इंस्टिंक्ट और एनालिसिस का बैलेंस मेंटेन कर पाता हूं? उसने अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर सोचा। वो कई बार गट फीलिंग्स को इग्नोर कर देता था। जैसे उसे कई बार महसूस होता था कि कुछ दोस्त उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा ड्राइवन प्रूफ के बिना कुछ कह नहीं पाता था। उसने डिसाइड किया कि आगे से वो अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर कुछ और ट्रस्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ उसने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में सोचा। वो अक्सर बिना प्रॉपर एनालिसिस के पैसे इन्वेस्ट कर देता था। उसे याद आया कि पिछले साल उसने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया था और उसे बड़ा नुकसान हुआ था। उसने खुद से कहा, अब से फाइनेंशियल मैटर्स में मैं हमेशा डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी किताब का वो चैप्टर दोबारा पढ़ा। इस बार उसने की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया। इंस्टिंक्ट फॉर रिलेशनशिप्स। अगर कोई बात दिल से सही या गलत लग रही है तो उसे इग्नोर मत करो। एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशनल डिसीजंस। जब भी पैसे या प्रोजेक्ट्स की बात हो तो डेटा और फैक्ट्स को ध्यान में रखो। आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट। सबसे जरूरी है ये समझना कि किस सिचुएशन में कौन सा अप्रोच सही रहेगा। विनीत ने डिसाइड किया कि वो अपनी इस लर्निंग को अपने डेली लाइफ डिसीजंस में इंप्लीमेंट करेगा। उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उस वीकेंड वो अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर गया। वहां उसने नोटिस किया कि उसकी छोटी बहन नेहा कुछ परेशान लग रही थी। उसने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और सॉफ्टली पूछा, नेहा सब ठीक है ना? पहले तो नेहा ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने बताया कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। विनीत ने काल्मली कहा, ठीक है, चलो इसे लॉजिकली देखते हैं। तुम क्या चाहती हो और तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं? उन्होंने नेहा के करियर ऑप्शंस पर एनालिसिस किया और उसे इनकरेज किया कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। नेहा ने कहा, भाई तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की। विनीत को अच्छा लगा कि उसने इंस्टिंक्ट और एनालिसिस का सही बैलेंस यूज किया। धीरे धीरे विनीत को डिसीजंस लेने में मजा आने लगा। हर बार जब उसे कोई प्रॉब्लम आती तो वो पॉज लेकर सोचता, क्या मुझे यहां इंस्टिंक्ट का यूज करना है या एनालिसिस का? लेकिन उसने ये भी सीखा कि दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करना भी एक आर्ट है। हर डिसीजन में एक ही तरीका काम नहीं करता। उसकी किताब अब उसके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिस मैनुअल बन गई थी। उसने चैप्टर खत्म किया और अगला चैप्टर पढ़ने का मन बनाया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि पहले वो इंस्टिंक्ट और एनालिसिस के बैलेंस को अपनी जिंदगी में पूरी तरह इंप्लीमेंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। उस रात वो सोने से पहले अपनी बैल्कनी में बैठा और आसमान के तारों को देखने लगा। उसने खुद से कहा, शायद मैं धीरे धीरे एक पर्पसफुल डिसीजन मेकर बन रहा हूं। अगले कुछ दिनों तक विनीत ने इंस्टिंक्ट और एनालिसिस का सही बैलेंस बनाने पर काम किया। उसने ये समझ लिया था कि हर डिसीजन में गट फीलिंग्स और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस का अलग अलग रोल होता है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कई बार उसके डिसीजंस में कुछ इनविजिबल बैरियर्स भी आ जाते हैं। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ बायसेस के कारण गलत डिसीजंस ले रहा हूं और मुझे इसका पता भी नहीं चल रहा? उसी शाम उसने अपनी किताब द पर्पसफुल डिसीजन मेकर का अगला चैप्टर खोला। चैप्टर का नाम था अनकवर हिडन बायसेस। पढ़ते ही विनीत को एकदम क्लैरिटी मिली कि उसकी उलझन का जवाब इसी चैप्टर में हो सकता है। किताब ने बताया कि बायसेस अक्सर डिसीजंस को सटली इन्फ्लुएंस करते हैं और इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। ये बायसेस असम्पशंस या इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से आते हैं, जो कई बार रियलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। किताब ने 2 टूल्स के बारे में बताया। एक, प्री मॉर्टम एक्सरसाइजेस। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसकी फेलियर सिनारियोस को इमेजिन करना। दूसरों से न्यूट्रल फीडबैक लेना ताकि कोई ब्लाइंड स्पॉट्स न रह जाए। विनीत ने गहरी सांस ली और सोचा, यार ये तो मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैं इसे कैसे प्रैक्टिस करूं? उसने चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और नोट्स लेने लगा। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रोजेक्ट मीटिंग थी। विनीत को नया प्रोजेक्ट लीड करना था और उसे पूरे एग्जीक्यूशन का प्लान बनाना था। उसने अपनी इंस्टिंक्ट और एनालिसिस दोनों का यूज किया और एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया। लेकिन इस बार उसने कुछ नया करने का सोचा। उसने किताब में सीखे हुए टूल्स को टेस्ट करने का फैसला किया।
सबसे पहले उसने प्री मॉर्टम एक्सरसाइज को अप्लाई किया। उसने अपनी टीम को गैदर किया और कहा, मान लो कि यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, सोचो ऐसा क्यों हो सकता है। शुरुआत में टीम के लोग कुछ सरप्राइज थे। एक ने कहा, विनीत सर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमें फेलियर के बारे में नहीं सक्सेस पर फोकस करना चाहिए। विनीत ने काल्मली समझाया, सक्सेस का प्लान हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन अगर हम फेलियर के रीजंस को पहले ही समझ लें तो हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। धीरे धीरे टीम ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। किसी ने कहा, अगर डेडलाइंस मिस हुए तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। दूसरे ने कहा, अगर क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी। तीसरे ने ऐड किया, टीम कम्युनिकेशन एक इशू बन सकता है। विनीत ने सारे पॉइंट्स नोट किए और रियलाइज किया कि कुछ चीजें उसने प्लान बनाते समय कंप्लीटली इग्नोर कर दी थी। उसने अपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन प्लान में कुछ की चेंजेस किए, जैसे वीकली चेक-इन्स टू अवॉइड कम्युनिकेशन गैप्स, क्लाइंट से पहले ही सारे डिलीवरेबल्स की क्लैरिटी लेना, डेडलाइंस के लिए रियलिस्टिक बफर टाइम रखना। फिर उसने दूसरा टूल अप्लाई किया, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव ऑडिट। उसने अपनी कंपनी के एक सीनियर कोलीग राघव से फीडबैक लिया। राघव ने विनीत के प्लान को ध्यान से देखा और कहा, प्लान अच्छा है लेकिन तुमने एक चीज कंसिडर नहीं की, बजट एलोकेशन बहुत टाइट है। अगर किसी भी अनफोर्सीन एक्सपेंस की जरूरत पड़ी तो इश्यूज आ सकते हैं। विनीत ने इस फीडबैक को सीरियसली लिया और बजट में फ्लेक्सिबिलिटी रखने का सजेशन दिया। मीटिंग के बाद विनीत ने अपनी नोटबुक में लिखा, बायसेस इतने सुबटल होते हैं कि हमें यह महसूस भी नहीं होता कि हम असम्पशंस बना रहे हैं। अगर मैंने प्री मॉर्टम और थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव यूज नहीं किया होता तो शायद मैं कुछ बड़ी मिस्टेक्स कर बैठता। उसने महसूस किया कि बायसेस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी हम कई बार असम्पशंस बना लेते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी टेस्ट करेगा। उस वीकेंड वो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने गया। पार्टी के दौरान उसने नोटिस किया कि उसका एक दोस्त करण कुछ अलूफ और डिस्कनेक्टेड लग रहा था। विनीत ने सोचा, क्या करण मुझसे नाराज है? शायद मैंने कभी कुछ ऐसा कह दिया हो जो उसे बुरा लगा हो। उसने खुद से कहा, चलो प्री मॉर्टम की तरह सोचते हैं। अगर करण और मेरी दोस्ती कमजोर हो रही है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? उसने पिछले इंटरैक्शंस को एनालाइज किया। उसे याद आया कि पिछले महीने वो करण के एक इंपॉर्टेंट इवेंट में नहीं जा पाया था। फिर उसने सेकंड टूल का इस्तेमाल किया। उसने अपने म्यूचुअल फ्रेंड सौरभ से पूछा, तुझे लगता है कि करण मुझसे नाराज है? सौरभ ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, वो बस अपने ऑफिस के वर्कलोड की वजह से कुछ स्ट्रेस्ड है। विनीत को रियलाइज हुआ कि वो बिना वजह करण के बिहेवियर को अपने ऊपर ले रहा था। उसने तय किया कि असम्पशंस पर रिलाई करने की बजाय डायरेक्टली करण से बात करेगा। अगले दिन उसने करण को कॉल किया और कहा, यार तू कुछ अपसेट लग रहा था, सब ठीक है ना? करण ने खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर की और विनीत ने उसे सपोर्ट किया। विनीत ने खुद से कहा, देखा, अगर मैं अपने बायसेस पर काम नहीं करता तो शायद मैं ये फ्रेंडशिप लूज कर देता। धीरे धीरे विनीत को बायसेस को पहचानने और उन्हें टैकल करने की हैबिट बनने लगी। हर बार जब उसे कोई डिसीजन लेना होता तो वो पॉज करके खुद से सवाल करता, क्या मैं किसी असम्पशन पर भरोसा कर रहा हूं? क्या मेरे इमोशंस मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या मैं फेलियर सिनेरियोस को कंसिडर कर रहा हूं? इस प्रोसेस ने उसके डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा रिफाइंड बना दिया। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक और बड़ा चैलेंज आया। कंपनी को एक नई पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना था। यह डिसीजन काफी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इससे फाइनेंशियल रिस्क भी जुड़ा हुआ था। विनीत ने प्री मॉर्टम एक्सरसाइज का यूज किया और पूछा, अगर यह पार्टनरशिप फेल हुई तो रीजंस क्या होंगे? उसने अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की। फिर उसने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए एक्सटर्नल कंसल्टेंट से फीडबैक लिया। कंसल्टेंट ने कहा, पार्टनरशिप अच्छी है लेकिन आप मार्केट ट्रेंड्स को सही से एनालाइज नहीं कर रहे। अगर ट्रेंड्स आपके फेवर में नहीं रहे तो नुकसान हो सकता है। विनीत ने इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया और मार्केट एनालिसिस को प्रायोरिटी पर रखा। आखिरकार पार्टनरशिप सक्सेसफुल रही और कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। उस रात विनीत ने अपनी किताब को थैंक यू कहा। उसने महसूस किया कि हिडन बायसेस को अनकवर करने से उसके डिसीजंस और रिलेशनशिप्स दोनों में क्लैरिटी आ गई थी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1.
प्री मॉर्टम एक्सरसाइज ने मुझे रिस्क्स और फेलियर पॉइंट्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। 2. थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव ऑडिट ने मुझे नए इंसाइट्स दिए जो मैंने खुद नोटिस नहीं किए थे। 3. सबसे बड़ा लेसन ये है कि असम्पशंस को सिस्टमैटिकली क्वेश्चन करना जरूरी है। उसने चैप्टर खत्म किया और अगले चैप्टर पर जाने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि पहले वो बायसेस को पूरी तरह अपनी लाइफ और वर्क में हैंडल करना सीखेगा। विनीत की जिंदगी में धीरे धीरे एक नया रिदम बन रहा था। उसने बायसेस को पहचानने और उन्हें टैकल करने के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। ऑफिस में उसके फैसले पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो रहे थे और पर्सनल लाइफ में भी क्लैरिटी आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था, मैं अपने डिसीजंस को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। एक शाम उसने द पर्पसफुल डिसीजन मेकर का अगला चैप्टर खोला। चैप्टर का नाम था लर्न फ्रॉम पास्ट डिसीजंस। किताब के पहले ही पैराग्राफ ने विनीत को रोक दिया। ग्रेट डिसीजन मेकर्स डोंट जस्ट मूव फॉरवर्ड, दे ऑल्सो लुक बैक। ईच पास्ट डिसीजन इज अ लेसन वेटिंग टू बी लर्नड। विनीत ने सोचा, यह सही तो है, मैं डिसीजंस तो लेता हूं लेकिन उनके आउटकम्स को कभी सिस्टमैटिकली एनालाइज नहीं करता। अगर मैं अपने पुराने डिसीजन से सीखूं तो शायद मैं फ्यूचर में रिपीटेटिव मिस्टेक्स अवॉइड कर सकूं। किताब ने 3 स्पेसिफिक स्टेप्स सजेस्ट किए। 1. ऑब्जेक्टिव पोस्टमॉर्टम्स, अपने पिछले डिसीजंस के आउटकम्स को एनालाइज करना, सक्सेस और फेलियर के पैटर्न्स पहचानना। 2. स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट्स, रिपीटेड चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए नए तरीके ढूंढना। 3. डिसीजन जर्नल, अपने हर डिसीजन के लेसन्स को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट करना। विनीत ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और अपने पास्ट कुछ मेजर डिसीजंस को याद करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, चलो इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले उसने अपने पिछले साल के एक बड़े फैसले को याद किया। उसने अपनी कंपनी के लिए एक नए सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था। उस समय उसे लगा था कि यह सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद टीम ने इसे अडॉप्ट करने में बहुत दिक्कत महसूस की। प्रोजेक्ट डेडलाइंस मिस हुए और क्लाइंट्स भी नाराज हो गए। विनीत ने किताब के गाइडलाइन के मुताबिक इस डिसीजन का पोस्टमार्टम किया। उसने खुद से सवाल पूछे, क्या यह सॉफ्टवेयर चूज करते समय मैंने टीम की ओपिनियंस ली थी? क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को रियलिस्टिक तरीके से प्लान किया गया था? क्या मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर के फीचर्स पर फोकस किया बिना यह सोचे कि टीम इसे हैंडल कर पाएगी या नहीं? उसे समझ आया कि उसने डिसीजन लेने के प्रोसेस में अपनी टीम के साथ कंसल्ट नहीं किया था। उसने खुद ही सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया और सोचा कि बाकी सब इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, लेसन 1, फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्टेक होल्डर्स की फीडबैक जरूर लूंगा। अगले स्टेप के लिए विनीत ने सोचा, रिकरिंग चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी। उसने ऑब्जर्व किया कि हर बार जब कंपनी में कोई नया प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है तो टीम को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। उसने डिसाइड किया कि आगे से वो हर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करेगा। फिर उसने अपने पहले से लिए गए अच्छे डिसीजंस को भी एनालाइज किया। उसने याद किया कि एक बार उसने अपने एक जूनियर एम्प्लॉई अनुराग को एक बड़े क्लाइंट पिच के लिए लीड करने का मौका दिया था। उस समय यह रिस्क भरा डिसीजन था, लेकिन अनुराग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि कंपनी ने उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया। विनीत ने एनालाइज किया कि यह डिसीजन क्यों सक्सेसफुल रहा। उसने अनुराग की कैपेबिलिटीज को सही से असेस किया था। उसने उसे एडिक्वेट सपोर्ट और गाइडेंस दी थी। उसने ट्रस्ट किया और माइक्रो मैनेज करने से बचा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, लेसन 2, सही पर्सन को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बड़े डिसीजंस को सफल बनाता है। अब उसने सोचा, डिसीजन जर्नल बनाने का आइडिया कैसा रहेगा। उसने अपनी नोटबुक के एक सेक्शन को डिसीजन जर्नल नाम देकर डेडिकेट कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो हर मेजर डिसीजन को इसमें डॉक्यूमेंट करेगा। कॉन्टेक्स्ट, उसका रीजनिंग प्रोसेस, आउटकम, सक्सेस या फेलियर, सीखे गए लेसन्स। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, शुरुआत में ये कुछ टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को शार्पन करेगा। अगले दिन विनीत ने अपनी टीम के साथ इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया। उसने सबको एनकरेज किया कि वो भी अपने डिसीजंस का पोस्टमार्टम करें। उसने एक मीटिंग में कहा, हर मिस्टेक फेलियर नहीं होती,
वो बस एक फीडबैक होती है, हमें उससे सीखने की जरूरत है। उसकी टीम ने एक कॉमन इश्यू उठाया, क्लाइंट डेडलाइंस अक्सर मिस हो जाती हैं, हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। विनीत ने सोचा, चलो इसे सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करते हैं। उन्होंने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के मिस्ड डेडलाइंस का डेटा निकाला और टीम के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा। पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने पाया डेडलाइंस सेट करते समय अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थीं, प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटी अनक्लियर रहती थी, कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से टास्क असाइनमेंट्स में कंफ्यूजन होता था। विनीत ने इसे सॉल्व करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की। 1. डेडलाइंस को रियलिस्टिक बनाने के लिए हर टीम मेंबर से इनपुट लेना। 2. वीकली प्रायोरिटी सेटिंग मीटिंग्स रखना। 3. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना ताकि हर टास्क ट्रैक हो सके। कुछ महीनों बाद इन स्ट्रैटेजीज ने रिजल्ट्स दिखाने शुरू किए। डेडलाइंस मिस होना काफी हद तक कम हो गया और टीम में क्लैरिटी बढ़ी। लेकिन विनीत ने सिर्फ प्रोफेशनल डिसीजंस पर फोकस नहीं किया, उसने अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को भी रिविजिट किया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक दोस्ती तोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा था कि दूसरा इंसान सेल्फिश है। लेकिन अब वो सोचने लगा, क्या मैंने उस समय इमोशंस में आकर फैसला लिया था? उसने अपने पुराने फैसले का पोस्टमार्टम किया और समझा कि शायद उसने अपने दोस्त की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं की थी। उसने तय किया कि वो उस दोस्त से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसने उसे एक मैसेज भेजा और कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर पुरानी बातें क्लियर कर लीं। विनीत को इस प्रोसेस में मजा आने लगा। उसे लगने लगा कि हर डिसीजन एक मिरर है जिसमें वो खुद को और अपनी सोच को बेहतर तरीके से देख सकता है। डिसीजन जर्नल में हर नए एंट्री के साथ वो अपने पैटर्न्स को ज्यादा क्लियरली समझने लगा। एक दिन उसने अपने मेंटर राघव से इस प्रोसेस के बारे में बात की। राघव ने कहा, विनीत, यह हैबिट तुम्हें एक एक्सेप्शनल लीडर बनाएगी। ज्यादातर लोग डिसीजंस को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने डिसीजंस को एनालाइज करते हैं वो ही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। विनीत ने मेंटोर की बात दिल पर ले ली। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अपने पास्ट डिसीजन से सीखता रहेगा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर डिसीजन, चाहे वो सही हो या गलत, एक लेसन देता है। लर्निंग से ही ग्रोथ पॉसिबल है। अब वो अगले चैप्टर पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने पहले अपनी नोटबुक को बंद किया और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, यार, निर्णय लेना ही नहीं, उनसे सीखना भी एक कला है और मैं ये कला मास्टर कर रहा हूं। विनीत की डिसीजन मेकिंग जर्नी अब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन चुकी थी। उसने अपने पास्ट डिसीजन से सीखने का मेथड न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वह और गहराई में जाना चाहता था। उसने द पर्पसफुल डिसीजन मेकर के अगले चैप्टर को खोला। चैप्टर का नाम था क्वांटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क। पहले ही पेज पर सैदिग की एक लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रिस्क इज नॉट योर एनिमी, योर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर इट इज। विनीत ने किताब के की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू किया। इसमें 3 क्रिटिकल स्टेप्स थे। 1. मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। 2. क्वांटिफाइंग, हर रिस्क को न्यूमेरिकली एनालाइज करना ताकि उसकी सिवेरिटी का अंदाजा हो सके। 3. मिटिगेटिंग, वर्स्ट केस सिनारियोस के लिए कंटिंजेंसी प्लान्स बनाना। विनीत ने खुद से कहा, यह सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाऊंगा? लेकिन उसे किताब पर भरोसा था। उसने चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा और नोट्स बनाना शुरू किया। उसे सबसे पहले मॉनिटरिंग पर फोकस करना था। उसने अपनी कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में सोचा। पिछले कुछ महीनों में क्लाइंट कंप्लेंट्स और डिलेड पेमेंट्स जैसे इश्यूज बढ़ रहे थे। उसे समझ आया कि रियल टाइम ट्रैकिंग की कमी की वजह से ये इश्यूज अननोटिस्ड रह गए। विनीत ने सबसे पहले अपने अकाउंट्स और क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट से डेटा इकट्ठा किया। उसने पाया कि कुछ क्लाइंट्स ने पेमेंट्स क्लियर नहीं किए थे क्योंकि डिलीवरेबल्स में डिलेज थे। इसके अलावा कुछ रिपीट क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स अनरिजॉल्व्ड रह गई थीं। उसने मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया। 1. वीकली डैशबोर्ड्स इंप्लीमेंट किए जो की मैट्रिक्स ट्रैक करेंगे, जैसे पेमेंट साइकिल्स, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर्स और
डिलीवरी टाइमलाइंस। 2. हर डिपार्टमेंट को इन मैट्रिक्स के लिए अकाउंटेबल बनाया। 3. मंथली रिव्यूज रखने का प्लान किया ताकि ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिस्क्स अर्ली आइडेंटिफाई हो सकें। मॉनिटरिंग के सिस्टम को सेटअप करने के बाद उसने दूसरे स्टेप की तरफ ध्यान दिया, क्वांटिफाइंग। किताब ने उसे सिखाया कि हर रिस्क को न्यूमेरिकली क्वांटिफाई करना जरूरी है ताकि आप उसकी सीरियसनेस को एक्यूरेटली जज कर सकें। विनीत ने सोचा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर डिलीवरेबल्स में डिलेज होंगे तो इसका कितना असर होगा। विनीत ने रिस्क असेसमेंट का एक फ्रेमवर्क बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले। उसने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया और पाया कि डिलीवरेबल्स के डिलेज की प्रोबेबिलिटी 30% है। इम्पैक्ट, अगर डिलीवरेबल्स डिले होती हैं तो कंपनी के रेवेन्यू पर 20% का इम्पैक्ट पड़ेगा। उसने इस डेटा को अपनी टीम के साथ शेयर किया। टीम ने भी इसे पॉजिटिवली लिया और बोले, अभी तक तो हम बस गेस करते थे, पर अब हमें एक्चुअल नंबर्स दिख रहे हैं। इससे हम ज्यादा फोकस्ड स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। अब बारी थी तीसरे और सबसे चैलेंजिंग स्टेप की, मिटिगेटिंग। और साइदिग ने लिखा था, एवरी डिसीजन मेकर मस्ट हैव अ प्लान बी, अ रिस्क अनप्रिपेयर्ड फॉर इज अ रिस्क एक्सेप्टेड। विनीत ने वर्स्ट केस सिनेरियोस को इमेजिन किया और उनकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू की। अगर डिलीवरेबल्स डिले होती है तो क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए। पेमेंट डिलेज की स्थिति में कैश फ्लो गैप्स को भरने के लिए रिजर्व फंड्स रेडी रखे जाएं। कस्टमर कंप्लेंट्स को रिड्यूस करने के लिए एक डेडिकेटेड कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन टीम बनाई जाए। उसने इन मिटिगेशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी टीम को इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि टीम को भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप महसूस हुआ। विनीत ने यह प्रोसेस सिर्फ अपनी कंपनी तक सीमित नहीं रखा। उसने सोचा कि पर्सनल लाइफ में भी रिस्क्स होते हैं जिनका हमें अक्सर अंदाजा नहीं होता। उसने अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को एनालाइज किया। उसने पाया कि उसके सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड बहुत कम है। अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी या अचानक फाइनेंशियल ज़रूरत आई तो उसे काफ़ी मुश्किल हो सकती है। विनीत ने अपनी फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन के लिए स्टेप्स लिए। 1. उसने अपनी सैलरी का 20% एक डेडिकेटेड इमरजेंसी फंड में सेव करना शुरू किया। 2. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपग्रेड किया। 3. अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया ताकि वो सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंड ना रहे। इसके अलावा उसने अपने रिलेशनशिप्स में भी इमोशनल रिस्क्स को एनालाइज किया। उसने देखा कि कुछ रिश्ते ऐसे थे जहां कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से टेंशन्स पैदा हो रही थीं। उसने सोचा, अगर ये इश्यूज अनरिजॉल्व्ड रहे तो क्या होगा। उसने मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाई। हर वीक अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करेगा। हर महीने एक ओपन डिस्कशन रखेगा ताकि कोई भी अनरिजॉल्व्ड इशू क्लियर किया जा सके। एक दिन उसकी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट ने कहा कि अगर अगले प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 10 दिन का भी डिले हुआ तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। ये सिचुएशन विनीत के लिए एसिड टेस्ट थी। उसने काल्म रहते हुए अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को चेक किया। उसे पता चला कि कुछ क्रिटिकल टास्क्स डिले हो रहे थे। उसने अपनी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एक्टिवेट की। 1. 2 एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को प्रोजेक्ट पर असाइन किया। 2. क्लाइंट से प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन की और उन्हें प्रोग्रेस अपडेट्स देना शुरू किया। 3. आंतरिक डेडलाइन को एडजस्ट किया ताकि डिलीवरेबल्स टाइम पर तैयार हो सके। इस बार प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो गया। क्लाइंट न सिर्फ खुश हुआ बल्कि उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी डिस्कशन शुरू कर दिया। विनीत ने अपनी नोटबुक में लिखा, मिटिगेशन प्लान्स केवल थियोरेटिकल आइडियाज नहीं हैं, ये आपको रियल वर्ल्ड में रिस्क्स हैंडल करने की स्ट्रेंथ देते हैं। कुछ महीने बाद विनीत ने अपने डिसीजन जर्नल को खोला और पिछले कुछ एंट्रीज को पढ़ा। उसने देखा कि उसकी सोच और स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थीं। हर नए लेसन के साथ वो खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड महसूस कर रहा था। उसे ये समझ में आ गया था कि रिस्क्स को अवॉइड करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता, उन्हें अंडरस्टैंड और मैनेज करना ही असली स्किल है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट। विनीत अब अगले लेसन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने पहले अपनी टीम और फैमिली के साथ एक डिनर प्लान किया। उसने सोचा, डिसीजन मेकिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये बैलेंस और पीस की भी बात है, और मैं ये बैलेंस सीख रहा हूँ।
कुछ महीनों बाद विनीत ने पीछे मुड़कर अपनी जर्नी देखी। उसने देखा कि कैसे उसने रिस्क्स को समझने, उन्हें क्वांटिफाई करने और मिटिगेट करने की कला सीखी थी। मॉनिटरिंग सिस्टम्स और कॉन्टिंजेंसी प्लान्स की वजह से उसकी कंपनी अब पहले से ज़्यादा स्टेबल थी। पर्सनल लाइफ में भी उसने फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्क्स को हैंडल करना सीख लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।